नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष T20 सीरीज का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आप सभी को पता है कि अभी आगामी एडीओ का एग्जाम होने वाला है, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है। तो एडीओ के एग्जाम में हिंदी से 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के। वैसे हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को चलाया जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न में से लुंठित वर्ण है, ठीक है। निम्न में से लुंठित वर्ण है। तो यहाँ एक नया शब्द आया है, लुंठित। ये लुंठित क्या होता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ लुढ़कता है, ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ लुढ़कता है, तो उस वर्ण को लुंठित वर्ण कहा जाता है। उस वर्ण को लुंठित वर्ण कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पहला है य, दूसरा र, तीसरा है व और चौथा है ल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा र, ठीक है। जब हम लोग र वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ है थोड़ा लुढ़कता है, तो लुढ़कने के कारण र वर्ण को लुंठित वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समझ आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा र हो जाएगा। और इस ऑप्शन, इस जो क्वेश्चन में आप सभी ऑप्शन देख रहे हैं, कौन कौन सा, जैसे य, र, ल और व, ठीक है। य, र, ल, व, इन चारों वर्णों को अंतस्थ वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंतस्थ वर्ण के नाम से जाना जाता है, या इन्हीं को, इन चारों वर्ण को ही अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है, अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे अंतस्थ वर्ण के नाम से भी जानते हैं, इसे अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि लुंठित वर्ण कौन सा है, तो इसमें से र को लुंठित वर्ण बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग र का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ है वो लुढ़कता है, तो लुढ़कने के कारण ही र को लुंठित वर्ण कहा जाता है। और याद रखिएगा, इन चारों वर्णों को अंतस्थ वर्ण बोलते हैं और इसी को ही अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग इन चारों वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, इसलिए इसको हम लोग अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। पहला है इमली, दूसरा है विजय, तीसरा है क्षत्रिय, चौथा है कमलेश। तो इन सभी को वर्णों के आधार पर हमको व्यवस्थित करना है, जमाना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग के पास, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रम और इसको जमाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, टोटल वर्णों की संख्या कितना है, तो 52 है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, ठीक है। ये अ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, स्र तक जाता है। अ से शुरू होता है और स्र तक जाता है, सभी को पता है, ठीक है। तो इन्हीं वर्णों के आधार पर इस शब्दों को हम लोग को जमाना है, मैच करना है, ठीक है, ठीक है। क्रम और हमको अच्छे से इसको जमाना है। तो देखते हैं, पहला आ जाएगा, देखो पहला आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है। अ आ ई, पहला ई आ जाएगा, तो ये शब्द आ जाएगा हम लोग का पहला, ठीक है, इमली आ जाएगा। दूसरा ई के बाद देखो फिर ये व से शुरू हो रहा है, ये छतरी के छ से शुरू हो रहा है और ये क से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ई के बाद कौन सा आ जाएगा, वर्ण क आ जाएगा, क वर्ण आ जाएगा, क वर्ण आ जाएगा ई के बाद। उसके बाद देखो क के बाद क्या आएगा, 2 बचा, व और छ बचा है, ठीक है। आप सभी को पता है, इससे पहले मैं जब वर्णमाला की जो क्लास लिया उसमें बताया हूँ, ठीक है। छ किनसे मिलकर बनता है, छ, क्षत्रिय छ किनसे मिलकर बनता है, तो क और श, ठीक है। क और श से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, क और श से, याद रखिएगा, क और स से मिलकर बनता है क्षत्रिय के छ, ठीक है। तो ये क के बाद आता है, ठीक है। क्षत्रिय छ को इसलिए क के बाद काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो क के बाद कौन सा आ जाएगा, छ आ जाएगा। क के बाद कौन सा आएगा, छ आ जाएगा, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, फिर विजय, ठीक है, व। चौथा क्या हो जाएगा, व आ जाएगा, ठीक है। तो ई से कौन सा शब्द दिया गया, देखो इमली, ई से दिया गया है इमली, ठीक है। क से दिया गया है कमलेश, क से क्या दिया गया है, कमलेश, ठीक है। छ से क्या दिया गया है, क्षत्रिय दिया गया है, ठीक है। और व से क्या दिया गया है, विजय दिया गया है, क्या दिया गया है, विजय। चलिए देखिए फिर अब इसको, ये कौन कौन से ऑप्शन में है, ये देखो, इमली किस में है, अ में है। कमलेश किस में, देखो कमलेश है क में है, ठीक है। क्षत्रिय किस में है, स में है। और विजय किस में है, ब में, ठीक है। तो अ क स ब, देखो, ठीक है। अ हो जाएगा और सॉरी द, ये अ द, उसके बाद स और ब, अ द स और ब, ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ आ गया। मतलब पहले इमली आएगा, इमली के बाद कमलेश आ जाएगा, कमलेश के बाद क्षत्रिय आ जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय की छ का निर्माण कैसे होता है, क और श से, अर्थात ये क के बाद आता है, क के बाद इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। और अंत में आ जाएगा विजय, ठीक है। ये तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ग, ठीक है। ये चलो अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा देखिए, दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हैं, ठीक है, दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन दिया गया, पहला है देखो क वर्ण, दूसरा है च वर्ण, तीसरा है ट वर्ण और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को याद रखना है, आप लोग को याद रखना है हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं जी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, तो 25 है, कितना है 25। इन 25 को 5 वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में, 5 वर्गों में बांटा गया, याद रखिएगा 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा वर्ग है, क वर्ग हो जाएगा, फिर उसके बाद च वर्ग हो जाएगा, फिर ट वर्ग हो जाएगा, फिर त वर्ग हो जाएगा, फिर प वर्ग हो जाएगा, 5 वर्गों में बांटा गया। और सभी वर्गों में 5-5 वर्ण है, कहने का तात्पर्य है क वर्ग में 5 वर्ण कौन कौन से हैं, क ख, ठीक है, फिर ग हो जाएगा, फिर घ हो जाएगा, फिर अंग हो जाएगा। वैसे ही च वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ण है, च, छ, ठीक है, ज, झ और इया हो जाएगा। वैसे ही ट वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ण है, ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ठीक है, ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा और अण हो जाएगा। वैसे ही त वर्ग में 5 वर्ण है, तो त, थ, द, ध और न। और प वर्ग में 5 वर्ण कौन कौन से हो जाएगा, तो प, फ, ब, भ और ये म, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, इन 25 को 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5, ठीक है। अब इसमें से ये जो क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग के सभी वर्णों को कंठव्य वर्ण के नाम से जानते हैं, कंठव्य वर्ण के नाम से, ठीक है। वैसे ही च वर्ग के सभी वर्णों को तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे ही ट वर्ग के सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद त वर्ग के सभी वर्णों को दंतव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प वर्ग के सभी वर्णों को ओष्ठव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हैं, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, देखो अभी क वर्ग क्या बोलते हैं, कंठव्य वर्ण बोलते हैं, तो यहाँ तो इसका उच्चारण तो कंठ से होता है, गलत होता है। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए तालव्य वर्ण बोलते हैं। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में और लास्ट ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से है, तो त वर्ण हो जाएंगे, त वर्ण हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। त वर्ण मतलब त वर्ग के सभी जो वर्ण है अर्थात त, थ, द, ध, न, ठीक है, त, थ, द, ध, न, इन सभी को उच्चारण कहाँ से होता है, दांत से होता है, इसलिए इसको दंतव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि त वर्ग से उच्चारित होने वाला वर्ण को ही दंतव्य वर्ण बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है त वर्ण, त वर्ग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखो इसको कंठव्य वर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग क वर्ग के सभी वर्णों को उच्चारण करेंगे तो हमारा गला है, कंठ है, वो क्रियाशील रहेगा। जब मैं च वर्ग के सभी वर्णों को उच्चारण करूंगा तो मेरा तालु क्रियाशील होगा, इसलिए तालव्य वर्ण बोलते हैं। जब मैं ट वर्ग के सभी वर्णों को उच्चारण करूंगा तो मेरा मूर्धा क्रियाशील होगा, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। वैसे ही जब मैं त वर्ग के सभी वर्णों को उच्चारण करूंगा तो मेरा दांत क्रियाशील होगा, इसलिए इसको दंतव्य वर्ण बोलते हैं। और लास्ट है, वैसे ही मैं जब प वर्ग के सभी वर्णों को उच्चारण करूंगा तो मेरा ओठ क्रियाशील रहेगा, इसलिए इसे ओष्ठव्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो त वर्ण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में त वर्ण नहीं दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है अनुस्वार, बी है अयोगवाह, सी है अंतस्थ और चौथा है अकारांत, ठीक है, अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकारांत कहा जाता है, ठीक है। अब अकारांत क्या होता है, देखो यहाँ एक शब्द है कारांत, शब्द क्या है, कारांत। कारांत का अर्थ होता है से अंत होने वाला, से अंत होने वाला। कारांत का अर्थ क्या होता है, से अंत होने वाला, ठीक है। अब यहाँ एक शब्द जुड़ा है अकारांत, तो अ से अंत होने वाला, ठीक है, अ से अंत होने वाला, अ से अंत होने वाला, होने वाला। तो अ से अंत होने वाले जो शब्द है उनको क्या बोला जाता है, अकारांत बोला जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, यन, ठीक है, यन हो जाएगा, ठीक है, गन हो जाएगा, ये सब अ से क्या हो रहा है, ये अंत हो रहा है ना। अ की मात्रा देखो, यह ना अ छुपा हुआ है, ग ना में अ छुपा हुआ है, ठीक है। तो वे शब्द जिसका अंत अ से होता है अकारांत शब्द कहलाता है। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता कि आकारांत शब्द है, निम्न में से आकारांत शब्द है, आकारांत, तो इसमें क्या समझ आ रहा है, वे शब्द जिसका अंत किससे होगा, आ से होगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे यथा, यथा हो जाएगा, ठीक है, सभा हो जाएगा। इन सभी का अंत किससे हो रहा है, आ की मात्रा से हो रहा है। देखो यथा मतलब आ जुड़े हुए हैं अंत में, ठीक है, सभा आ है यहाँ भी, ठीक है। तो जब आ से अंत होगा उसे आकारांत कहेंगे, और जब अ से अंत होगा तो उसे अकारांत कहेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आते हैं उन्हें कहते हैं तो अकारांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अकारांत, ठीक है। तो हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब उसके बाद चलते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या, देखो, कौन से वर्णों को स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है।
कौन से वर्णों को स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, देखिए क्या क्या है, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अयोगवाह। अभी अयोगवाह वर्ण होते कौन कौन से? ठीक है, अयोगवाह वर्ण होते कौन कौन से? तो अम, ठीक है, अम और आहा। ठीक है, अम और आहा ये दोनों वर्णों को अयोगवाह वर्ण के नाम से जाना जाता है। इन दोनों वर्णों को अयोगवाह वर्ण के नाम से जाना जाता है और यही दोनों वर्ण क्या है, स्वर, इन दोनों वर्णों को स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन अभी आप लोग को पता क्या क्या होता है, तो य र ल व, य र ल व ये अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। इसी को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अभी आप लोग को पता है, जस्ट अर्ध स्वर, जिसमें से र को लुंठी स्वर के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन अभी आप लोग से चर्चा की है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, जिसे 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग को कंठ पे बोलते हैं, च वर्ग को तालव्य पे बोलते हैं, ट वर्ग को मूर्धन्य बोलते हैं, त वर्ग को दंत पे बोलते हैं, प वर्ग को ओष्ठ पे बोला जाता है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद देखो ऊष्म व्यंजन, उसमें क्या होता है, तो उष्म, इसी को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, इसी को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात वे व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हुआ उष्मा बाहर आता है, क्या कहलाता है, उष्म व्यंजन कहलाता है। और हिंदी में उष्म व्यंजन की संख्या कितने, 4 है। ठीक है, शालक स हो जाएगा, षटकोण के स हो जाएगा, सर्वोतक स हो जाएगा और हलवाई का हो जाएगा। ठीक है, इनकी संख्या कितना है, तो 4 है। उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 है, य र ल व, इसी को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से वर्णों को स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है, तो अयोगवाह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं हम लोग छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है, देखो, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। हाँ, होपफुली सभी को समझ आ गया होगा, इससे पहले मैं डिस्कस किया हूँ इस क्वेश्चन पे। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहेंगे, मूर्धन्य व्यंजन किसे कहेंगे, तो वे व्यंजन। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन किसे कहेंगे, तो वे व्यंजन वर्ण। ठीक है, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से होगा, मूर्धा से होगा। कहाँ से होगा, मूर्धा से। ठीक है, जिनका उच्चारण मूर्धा से होगा मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। कौन से वर्ग को मूर्धन्य वर्ग बोलते हैं, तो ट वर्ग को। ठीक है, ट वर्ग को, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है, इन सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, मूर्धन्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। ठीक है, तो देखो ये ड और ढ किस में आ रहा है ना, कौन से ऑप्शन में, ये ड और ढ कौन से ऑप्शन में, श, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, ग और घ का उच्चारण कहाँ से होता है, मतलब ग और घ कौन से वर्ण के अंतर्गत आता है, तो ये क वर्ण के अंतर्गत आएगा। ज और झ है वो च वर्ण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प और फ है ये प वर्ण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण कर्ण से होता है इसलिए इसको कंठव्य वर्ण बोलते हैं। इसका उच्चारण तालु से, तो इसलिए इसको तालव्य वर्ण बोलते हैं। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। और प और फ इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ओठ से होता है इसलिए उसको ओष्ठव्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स, ड और ढ। देखो ट, ठ, ड, ढ, अण, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा स। ठीक है, ये। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सातवां क्वेश्चन। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। ठीक है, अभी इस पे भी चर्चा कर चुके हैं, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। ऑप्शन दिया गया, देखो, स्पर्श, संघर्षी, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म। तो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच माना गया है। इसी कारण अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, र, य, र, ल, व। ठीक है, यही चारों अंतस्थ वर्ण है और इसी को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है इसलिए इसको अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। ऑप्शन दिया गया, देखिए, शब्द, अक्षर, वाक्य और वर्ण। शब्द, अक्षर, वाक्य और वर्ण। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ा भी चुका हूँ कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा वर्ण। और यही वर्णों के, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ण। और इसी वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, और शब्दों के सार्थक योग से वाक्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। क्वेश्चन आएगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक योग से, सार्थक अर्थात अर्थ सहित। ठीक है, ये सार्थक, तो वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के सार्थक योग से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण। अगर पूछता कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या है, तो उसका आंसर होता है शब्द।
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता हो कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या है, तो इसका आंसर आता वाक्य आता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा की लघुत्तम में क्या है, तो इस पे इसका आंसर आएगा वर्ण। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या है, अभी हम लोग चर्चा की। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या है, वर्ण, वाक्य, ध्वनि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या होता है, शब्द होता है। क्या होता है, शब्द। लेकिन शब्द तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण। वाक्य क्या होता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी बोल सकते हैं, या भाव या भावार्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी के ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या होता है, शब्द होता है। कोई शब्द दिया रहता है तभी हम उसका अर्थ निकाल पाते हैं ना, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या होता है, शब्द होता है। ठीक है, और ध्वनि क्या होता है, तो मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। तो इसका 9 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा द। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है, शब्द ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ठीक है, इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अयोगवाह वर्ण। ठीक है, तो अम और अह ऑप्शन दिए, ऑप्शन देखो, पहला है अ, दूसरा ई, तीसरा उ, और चौथा है अम और अह। ठीक है, तो अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, अम और अह को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अम और अह को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। इस पे जो चिन्ह लगा है इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर में जो ये ऐसा चिन्ह जो लगा हुआ इसको अनुस्वार बोला जाता है, और ये वाला चिन्ह को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग, याद रखिएगा। एक और ऐसी एक और चिन्ह होता है, ये इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अयोगवाह वर्ण कौन से, अम और अह। और देखो हिंदी में ठीक है, हिंदी में इन्हें अलग से विभाजित किया गया है अयोगवाह वर्ण के रूप में। ठीक है, लेकिन संस्कृत में क्या है, संस्कृत में अम और अह को, ठीक है, अम और अह को स्वर के रूप में शामिल किया गया। इसलिए हिंदी में स्वरों की संख्या कितना है, 11 है, और संस्कृत में कितना है, 13, क्योंकि संस्कृत में इन दोनों अयोगवाह वर्णों को शामिल कर लिया गया, इसलिए संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 हो गया है। ठीक है, और हिंदी में कितना है, तो 11 है, क्योंकि इसको अलग से रखा गया है अयोगवाह वर्ण के रूप में। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो निम्न में से मध्य स्वर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, निम्न में से मध्य स्वर है। ठीक है, निम्न में से मध्य स्वर है। अब ये जो मध्य स्वर है किस आधार पर इसको बांटा गया है मध्य स्वर में, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, मैंने आप लोग को जब स्वर पढ़ाया तो बहुत सारे आधार पढ़ाए थे। ठीक है, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता, ठीक है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा अर्धस्वर, अग्रस्वर, पहला हो जाएगा अग्रस्वर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर, और तीसरा हो जाएगा पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर। ठीक है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अग्रस्वर क्या है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग क्रियाशील होता है, अग्रस्वर कहलाता है। मध्य स्वर क्या है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील होता है, मध्य स्वर कहलाता है। वैसे ही पश्च स्वर क्या है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग क्रियाशील होता है, पश्च स्वर कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्न में से मध्य स्वर है। ठीक है, तो देखो मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, अ आता है। कौन सा वर्ण आता है, अ। इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा, आ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा उ, फिर बड़ा उ, फिर ओ, फिर औ। देखो आपको ऐसे ही याद करना है, पहले आप लोग को याद कर लेना मध्य स्वर, मध्य स्वर में केवल अ आएगा, आ गया। अब पश्च स्वर को कैसे याद करोगे, ऐसा वाला जो शेप बन रहा है, देखो ऐसा वाला जो शेप बन रहा है, जितने भी वर्ण है, ठीक है, ऐसा वाला शेप बनेगा वो सब किस में आएगा, पश्च स्वर में आएगा। आ रहा है, मतलब आ, उ, ओ और ओ, 3 वाला जो शेप बन रहा है देखो सभी में। अब रिमेनिंग जो बच गया, कौन कौन सा बचा, ई बचा, बड़ा ई बचा, उसके बाद ए बचा, फिर ए बचा, फिर क्या हो जाएगा, री। ठीक है, ई ए और री, ये सब किस में आ जाएंगे, अग्रस्वर में आ जाएंगे। ठीक है, ई ए री ए अग्रस्वर में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से मध्य स्वर ऑप्शन दिया गया है, आ, ई, उ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो आ है ये कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, कौन सा स्वर है, जल्दी बताइए, आ कौन सा स्वर है, देखो ये पश्च हो जाएगा, आ पश्च हो जाएगा, ई अग्र हो जाएगा, उ भी पश्च हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मध्य पूछा गया तो मध्य आएगा आंसर, आ है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलो 12वें क्वेश्चन में चलते हैं। 12वां क्या है देखिए,
वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? ठीक है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? यहाँ एक नया टर्म आया फिर से, संयुक्त वर्ण या संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त वर्ण, ये संयुक्त वर्ण या संयुक्त स्वर होता क्या है? तो वे स्वर जिनका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, संयुक्त स्वर अर्थात संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? तो वे स्वर, ठीक है, वे स्वर जिनका निर्माण, ठीक है, जिनका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता लेकर करते हैं। ठीक है, निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है, की सहायता से किया जाता है। वे स्वर जिनका निर्माण अन्य स्वरों की सहायता से किया जाता है क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है, तो पूछा गया है वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? आ ई ए, मतलब ए और अ, फिर जा और झ। ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है, ये ए कैसे बनता है? अ प्लस ई। ठीक है, अ धन ई, जब अ धन ई आपस में मिलता है तो ए का निर्माण होता है। आई का निर्माण कैसा होता है? आई का निर्माण जब आ और ए आपस में मिलता है तो आई का निर्माण होता है। वैसे ही ओ का निर्माण कैसे होता है? ओ का जब अ और उ आपस में मिलते हैं तो ओ का निर्माण होता है। वैसे ही औ का निर्माण कब होता है? औ का निर्माण तो जब आ और उ आपस में मिलता है तो औ का निर्माण होता है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनका निर्माण अन्य स्वर की सहायता से किया जाता है। देखो जो ए ऑप्शन दिया गया है, ए का निर्माण आ और ए से मिला, आ और ए से जो मिलकर बना है ए। ठीक है, वैसे ही अ किन से मिलकर बना? आ और ओ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, 13वां क्वेश्चन। स श श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। ठीक है, श श श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया देखो, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघर्षी। ठीक है, संघर्षी, इसी को ही उष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। उष्म व्यंजन अभी चर्चा किया था पहले, उष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से वर्ण? तो सालक स हो जाएगा, ये षटकोण के स हो जाएगा, और ये स्रोतक स हो जाएगा, और ये हलवाई का हो जाएगा। ठीक है, इसी उष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संख्या कितना है? तो 4 है, आप लोग देख पा रहे हो, 4 है, इसको आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, होता क्या है उसमें व्यंजन? तो वे व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवाएं उष्मा बाहर आता है। ठीक है, वे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवाएं उष्मा बाहर आता है, उष्मा व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या 4 है, श श श और ह। ठीक है, सालक स, षटकोण स, स्रोतक स, हलवाई का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि सभी का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, 13वां का आंसर हो जाएगा संघर्षी। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यंजन स का उच्चारण स्थान है। सबसे पहले तो ध्यान देना है, ये जो स है किस के अंतर्गत आता है? किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। अभी आप लोग को बताया ना जी, क्या क्या बताया? जैसे कि ये सालक स, षटकोण के साथ, स्रोतक श, हलवाई खा, ये चारों क्या है? अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में लोग चर्चा करते हैं, चारों क्या है? उष्म व्यंजन है। क्या है? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन है, अर्थात इनका जब उच्चारण करूंगा तो मेरे मुख से क्या होगा? गर्म है उष्म बाहर निकलेगा, इसलिए उष्म व्यंजन कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है व्यंजन स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण कहाँ से होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो स है, यल स, शालक स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ से होता है? याद रखना, तालु से। कहाँ से होता है? तालु से, इसलिए इसको तालव्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ण। वैसे ही आप लोग को याद रखना है, सर्वोत्तर ये षटकोण के साथ, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है? मूर्धा से, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं। मूर्धन्य वर्ण भी बोल सकते हैं, मूर्धन्य स भी बोलते हैं। ठीक है, और स, ये सर्वोत्तक स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से होता है। कहाँ से होता है? दंत से, इसलिए इसको दंतव्य स बोलते हैं। आज की बात आप लोग को ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है? तालव्य स बोलना है, पढ़ना है, इसको मूर्धन्य स पढ़ना है, इसको दंतव्य स पढ़ना है। ठीक है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंतव्य स, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और ये सर्वोत्तक स का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है व्यंजन स का उच्चारण स्थान है। अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही के एग्जाम में, वो भी CGPSC ने पूछा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको पूछा जा चुका है तो जाहिर सी बात है ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, व्यंजन स का उच्चारण स्थान है तो कहाँ है? तालु। ये देखिए हम लोग अभी तालु। ठीक है, तो 14वें का आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, तालु। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। त्रध्वनि किसके अंतर्गत आती है? त्रध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। ठीक है, तो जो त्रध्वनि है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अब ये संयुक्त वर्ण होता क्या है? वे वर्ण जिसका निर्माण अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है, संयुक्त वर्ण कहलाता है। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन आप लोग को बताया था, छत्री की छ, त्रिशूल के त्र, ज्ञानी की ग और श्र।
ठीक है। इससे संबंधित वीडियो, वर्णमाला से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, उसको आप लोग जाके देखिए, ठीक है, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। छ का निर्माण कैसे होता है, क और श से, ठीक है, क और श होता है। छ का निर्माण किससे होता है, क और श से, याद रखिएगा, ठीक है, क और स से, ये क और श से। त्र का निर्माण कैसे होता है, त और र से, ठीक है, त और र से होता है इसका निर्माण। वैसे ही ज्ञ का निर्माण कैसे होता है, ज और इया से, ठीक है, ज और इया से होता है ज्ञ का निर्माण, ये नीचे हलंत है ना। और श का निर्माण कैसा होता है, तो स और र से होता है, ठीक है, स और र से होता है, याद रखिएगा। इन चारों को आप लोग को याद रखना है। तो ये क्या है, संयुक्त वर्ण कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण अन्य वर्णों की सहायता लेकर कर रहे हैं, इसलिए ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय, क्ष, त्रिशूल, गीता, ज्ञानिक, ज्ञ और श्र, ये चारों संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये तो 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, स्पर्श वर्ण कौन से। तभी इससे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली, क्या होता है। देखो ऑप्शन दिया गया है, ए हस्व स्वर, बी संघर्षी स्वर, सी दिया गया है संयुक्त स्वर और डी दिया गया है पहले पांचों वर्गों के वर्ण, पहले पांचों वर्गों के वर्ण, ठीक है। निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक। तो आप सभी को बताया हूँ इससे पहले कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, 25 है, 25 है। इन 25 को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या बोल रहा है कि पहले पांचों वर्ग के वर्ण, तो इन्हीं पहले पांचों वर्ग के वर्ण क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है, तो 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द पहले पांचों वर्ग के वर्ण को। उसके बाद चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन पे। निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन से है, नया टर्म आया फिर से, देखो अल्प प्राण, ठीक है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है अ, मतलब पहला में क और ग, दूसरा में च और छ, तीसरा में प और फ और चौथा में त और थ, ठीक है। पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं अल्प प्राण वर्ण होता क्या है, ठीक है। तो देखो प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजन है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन या अल्प प्राण वर्ण, दूसरा महाप्राण वर्ण, ठीक है। तो प्राण वायु किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको भी चर्चा कर लेते हैं। प्राण वायु किसे कहते हैं, तो जब हम लोग किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु बाहर आता है ना, उसी को प्राण वायु कहते हैं, ठीक है, उसी को प्राण वायु कहते हैं। इसी प्राण वायु के आधार पर जो वर्ण है दो प्रकार का होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहेंगे, तो वे वर्ण जिसको उच्चारण करते समय जो प्राण वायु कम मात्रा में बाहर आता है, ठीक है, प्राण वायु कम मात्रा या अल्प मात्रा में मुंह से बाहर आता है, क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। वैसे ही जब वे व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय जो प्राण वायु है वो मुंह से अधिक मात्रा में बाहर आता है, महाप्राण कहलाता है, ठीक है। अब ये जो अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, स्पर्श व्यंजन के ना, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण याद रखिएगा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये। चलो एक बार इसको दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से, ये देखिए जैसे इसके नीचे स्लाइड में दिया गया ये अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन सा आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग क्या हो जाएगा, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग का पहला वर्ण ग, ये क वर्ग का पहला वर्ण क हो जाएगा, तीसरा वर्ण ग हो जाएगा और पंचम वर्ण अंग हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण याद रखिएगा। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है, 4, तो य, र, ल, व, ठीक है। टोटल नंबर देखें तो कितना हो जाएगा, ये 3 पंचे 15, ये 15 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 15 4। और याद रखना सभी स्वर, ठीक है, और आपको याद रखना है सभी स्वरों की संख्या कितना है, 11, कितना है 11, तो 15 4 19, 19 और 11 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या या अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितना है, तो 30 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला, तीसरा और पांचवा हम लोग को ध्यान में रखना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है, अल्प प्राण वर्ण कौन से है, तो कौन सा वर्ण आ जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखो क और ग, ठीक है, क है, क और ग, तो क क्या हो जाएगा, क वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। तो क वर्ग का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, क वर्ग का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, और तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो यही तो है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्प प्राण बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा अ, ठीक है, क और ग,
क्या हो जाएगा, क और ग, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में सघोष वर्ण है, या फिर से एक नया टर्म आ गया सघोष वर्ण। अब इससे पहले देखे थे अल्पप्राण, है ना, इससे पहले देखे थे अल्पप्राण और अभी हम लोग देख रहे हैं सघोष। ठीक है, तो इसके बारे में फिर से चर्चा करते हैं, सघोष वर्ण क्या है। ठीक है, सघोष किसे कहेंगे। ठीक है, तो घोष या कंपन के आधार पर, देखो घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर जो व्यंजन है इसको दो भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। ठीक है, सघोष और अघोष। नाम से समझ आ रहा है, स मतलब साथ में, स मतलब साथ में, और घोष मतलब होता है कंपन। तो वे व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय घोष या कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, साथ में घोष या कंपन उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, सघोष वर्ण या सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, और वे व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय घोष या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन कहलाता है, अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से सघोष वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ख ग, ट ठ, ज झ और प फ। ठीक है, तो सघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आता है, तो स्पर्श व्यंजन के। ठीक है, याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन के सभी वर्ण हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आप सभी को याद हो गया होगा, इसी को अर्धस्वरी बोलते हैं। इसके सभी वर्ण य, र, ल और व। ठीक है, और उष्म व्यंजन के, ठीक है, उष्म व्यंजन के कौन सा वर्ण हो जाएगा, ह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ह। ठीक है, तो इस प्रकार से सघोष व्यंजनों की संख्या अगर टोटल पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये 15 हो जाएगा, 15 4 19, 19 और 20, और इसके बाद एक और याद रखना है, सभी स्वर। ठीक है, सभी स्वर, तो 20 और 11 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग देखे थे अल्पप्राण, अल्पप्राण की संख्या कितना है, तो 30 है। ठीक है, और सघोष की संख्या कितना है, तो 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा सघोष वर्ण की संख्या। ठीक है, अघोष, अघोष की जस्ट इसका उल्टा होता है, अघोष वर्ण की संख्या कितना होता है, 13 होता है। 31 को उल्टा कर दो 13 हो जाएगा। ठीक है, अघोष वर्णों की संख्या 13। अब जो बच गया देखो, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा बचा, पहला और दूसरा वर्ण बचा, और कौन सा बचा है, अंतस्थ का प्रयोग तो हो गया, उसमें का भी हो गया, उसमें का ह का प्रयोग हो गया, 3 और बचा है, श। ठीक है, ये तीनों बच जाएगा, है ना, ये तीनों हो जाएगा, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो किस में आ जाएगा, वो सघोष में आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, अब देखो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कोई है क्या, क, ख ग। ठीक है, ख ग, तो ये ख है वो क वर्ग का दूसरा वर्ण हो जाएगा, और ग तीसरा हो जाएगा। ठीक है, दोनों का पेयर नहीं बन रहा। ट और ठ, ये ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठ दूसरा वर्ण हो जाएगा ट वर्ग का। तीसरा देखो ज और झ, ज और झ, देखो च, छ, ज, झ, इया, ये होता है च वर्ग का। ठीक है, च वर्ग का ये होता है च, छ, ज, झ, इया। अब देखो ये ज कौन सा वर्ण है, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और झ कौन सा हो जाएगा, चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए, तो इसमें तीसरा और चौथा दिया हुआ है, देखो दिया है ना, तीसरा और चौथा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का हमारा आंसर हो जाएगा स, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसको देखो, इसके नंबर को भी ध्यान रखिएगा। सघोष जो वर्ण, इसकी संख्या कितना है, 31 है, अघोष की संख्या 13 है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ का सभी वर्ण, और उसमें का ह याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से सभी को मिलाने पर इसकी संख्या कितना हो जाता है, 31 हो जाता है, याद रखिएगा इसको भी। चलो इसके बाद एक बार इसको देख लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर से जो भी बताया वही है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो जाएगा, देखो अंतस्थ का य, र, ल, व हो जाएगा, और उसमें का ह हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 19वां क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, अभी हम लोग इस पर चर्चा किए थे। ठीक है, तो 4 संयुक्त अक्षर है, कौन कौन सा है, छत्री की छ, ठीक है, त्रिशूल के त्र, ज्ञानी की ग और श्र। ठीक है, ये चार है। तो छ किससे मिलकर बनता है, क और श से मिलकर बनता है, आप लोग को भी बताया क और श से मिलकर बनता है। ठीक है, त्र किससे मिलकर बनता है, त और र से मिलकर बनता है, अभी बताया। ज्ञ किससे मिलकर बनता है, ज और इया से मिलकर बनता है। ठीक है, और स्र किससे मिलकर बनता है, तो स और र से मिलकर बनता है। ठीक है, स और र से मिलकर बनता है। हलंत है मतलब वो क्या है, आधा वर्ण, याद रखिएगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, ये देखो क प्लस स प्लस अ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो अ है, इस हलन को पूरा करके पूरा हो जाएगा, पूरा सा बन जा रहा है यहाँ पास। वैसे ही त्र को कैसे लिख सकते हो, त प्लस र प्लस अ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अ इसको पूरा कर देगा तो यहाँ पास पूरा र लिखा हुआ है। वैसे ही ज को कैसे लिख सकते हो, ज प्लस इया प्लस अ। फिर से ये अ है, ये इस आधा को पूरा करेगा, आधा देखो हलंत है मतलब आधा है, तो इसको पूरा करके पूरा बन जाएगा, तो यहाँ पास पूरा लिखे हैं। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, स प्लस
र, ठीक है, प्लस अ, ठीक है। ये अ इसके नीचे का मतलब ये अ है, उसको आधा र को पूरा कर रहा है तो पूरा र में बदल गया ये, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज और य हो जाएगा, तो 1900 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना, 1900 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये चीज़ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, लास्ट है, निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है। अभी जैसे आप लोग को बताया था, इससे पहले अकारांत पढ़े थे ना, निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है। इकारांत मतलब, कारांत मतलब क्या होता है जी, कारांत मतलब क्या होता है, अंत होने वाला, ठीक है। कारांत शब्द का अर्थ क्या होता है, से अंत होने वाला, ठीक है, से अंत होने वाला, अंत होने वाला। कारांत शब्द का अर्थ होता है से अंत होने वाला। तो इकारांत छोटा ही है ना, तो इकारांत अर्थात छोटा ही से अंत होने वाले शब्द। देखो ऑप्शन देखो, नीरज, ठीक है, धरणी, ये नीरज में क्या हो जाएगा, नीरज में क्या हो जाएगा, इसमें तो अकारांत है, तो ज अ से अंत हो रहा है, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। धरणी बड़ी की मात्रा से अंत हो रहा है, रजनी बड़ी की मात्रा से अंत हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, ध्वनि, क्योंकि ध्वनि जो शब्द है इसका अंत कौन से मात्रा से हो रहा है, छोटे की मात्रा से हो रहा है, ई से हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि, ठीक है। तो वे शब्द जिसका अंत ई से होता है इकारांत शब्द कहलाता है, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि, क्योंकि ध्वनि जो शब्द है उसका अंत है ई से हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा वर्णमाला के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। फिर आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।